जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं CSE 2021 एनालिसिस पार्ट 4 में। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है, विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भावाभूति, हस्तिमल्ला एंड शमेश्वर वेयर फेमस फॉर। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है जैन मॉन्क, प्ले राइट्स, टेम्पल आर्किटेक्ट्स एंड फिलोसोफर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन टफ है, ठीक है, लेकिन अब देखिए ये पेपर है 2021 का। इसके पहले भी अगर आपने PYQs प्रैक्टिस कर रखे होते तो यहाँ पे इन तीनों में से एक नाम, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता कि सारे के सारे नाम यहाँ पे PYQs में मेंशन थे। भावाभूति ने मल्टीपल टाइम्स CDS में, CAPF में, CSE में पूछा जा चुका है। तो देखिए भावाभूति कौन थे दोस्तों, ये थे हमारे प्ले राइट्स। अब ये शमेश्वर देख के हमें जैन मॉन्क लग सकता है, बट ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, भावाभूति, हस्तिमल्ला एंड शमेश्वर आर द प्ले राइट्स, ठीक है। अब इनके बारे में जब हम यहाँ पे थोड़ा सर्च करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आगे जाके और पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन तीनों पोइट्स के ऊपर आप जो है वन लाइनर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे याद रखेंगे। देखिए भावाभूति ये 8th सेंचुरी में थे, ठीक है। सेंचुरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए संस्कृत पोएट थे, संस्कृत पोएट, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये किसके अंडर में काम करते थे, तो ये कोर्ट पोएट थे। किनके कोर्ट पोएट थे, यशोवर्मन, ठीक है। यशोवर्मन जो थे कन्नौज के, इनके अंडर ये काम करते थे। क्योंकि किस राजा के अंदर काम करते थे ये क्वेश्चन UPSC ने प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए हस्तिमल्ला, हस्तिमल्ला इनके बारे में, हस्तिमल्ला इनके बारे में देखिए थोड़ी सी डिटेल हम याद रखते हैं। सबसे पहले ये कौन से किंगडम के अंडर काम करते थे, तो ये थे दोस्तों होशालाज। देखिए होशालाज 2022-23 में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये होशाला एम्पायर के अंदर कन्नड़ पोएट थे, कन्नड़ पोएट थे। और ये देखिए 13 सेंचुरी के आसपास से आए थे। अब देखिए 13 सेंचुरी यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, याद करिए 2023 वाला क्वेश्चन, जहाँ पे होशालाज, यादवाज और बोला था कि ये 7th सेंचुरी AD में इनमें से कौन से जो है राज्य यहाँ पे चल रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो थर्ड हमारे पोएट है वो है शमेश्वरा, ठीक है। शमेश्वर देखिए ये 11th सेंचुरी के संस्कृत पोएट थे, ठीक है। 11th सेंचुरी के संस्कृत पोएट थे, ठीक है। और ये कश्मीर एरिया में थे, ठीक है, ये कश्मीर एरिया में थे। और इन्होंने देखिए बुक लिखा था, उसका नाम था दशावतार चरिता, ठीक है, दशावतार चरिता। तो ये आप जो है यहाँ पे दशावतार चरिता, ये जो है नाम याद रखिए। बाकी देखिए इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशेंट है इन तीनों जो भी यहाँ पे प्ले राइट्स हैं इनके लिए, ओके। बाकी देखिए ऑप्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वाइडर लेवल पे है, तो इन्हें हम अभी कवर नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फिलोसोफर का नाम होता तो उनके बारे में हम पढ़ लेते। बट जैन मॉन्क्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे कि भद्रभाऊ जो कि हम एंशेंट और मिडिवल में पढ़ते हैं, स्थलभाऊ, ठीक है। उसका टेम्पल आर्किटेक्ट्स जो है उनके स्टाइल्स यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं वेसारा स्टाइल, उसके बाद होशाला स्टाइल, ठीक है। तो ये हम जो हमारा बेसिक बुक है नितिन सिंघानिया, वहाँ से जो है ये कवर कर ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक जो है इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मांगी है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। दो स्टेटमेंट है, सेकंड से पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गिव वुमन रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेचर। देखिए समझिए, यहाँ पे वुमन को रिजर्व सीट दिया, ऐसा बोला, एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट बनाया, कोई यहाँ पे फैक्ट नहीं है, कोई यहाँ पे एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है कि ऑल वुमन को दिया या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट पढ़िए क्या कह रहा है। मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 रेकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट टू, देखिए समझिए यहाँ पे जो हमने ब्रिटिशर्स वाला पॉजिटिव निगेटिव वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, वोटिंग राइट टू ऑल द वुमन अबव द एज ऑफ 21। मतलब ये वुमन के लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात कर रहा है 1919 में। अब देखिए अगर आपने मास्टर वीडियो सेशन का ये वाला फंडा भी याद रख रखा है और अगर हमने हिस्ट्री एक बार भी पढ़ रखी है, तो इतना तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो जब तक इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना तब तक तो ये था नहीं। और जब वोटिंग राइट्स भी दिए जाते थे तो वो लिमिटेड थे। लिमिटेड क्यों थे, यहाँ पे देखिए जो आपका एसेट है, जो वेल्थ है, ठीक है, आपका जो स्टेटस है, ये देख के आपको वोटिंग राइट देते थे ब्रिटिशर्स। तो इस हिसाब से देखिए ये स्टेटमेंट तो एकदम एब्सोल्यूट लग रहा है। इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको पूरा नॉलेज बेस होना चाहिए, अगर आप सिंपली भी सोचते, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए कि ये ऑल द वुमन, देखिए वर्ड देखिए कैसे एग्जामिनर ने यूज़ किया, ठीक है, ट्रैप में फंसाने के लिए। और ये देखिए मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 वाला जो एक्ट है, ये फ्लैगशिप एक्ट है जो हम पढ़ते हैं, ठीक है।
तो उनसे कैसे क्वेश्चन बना के पूछा, जैसे क्रिप्स मिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा, कब पूछा, 2022 वाले प्रीलिम्स में, तो वो भी हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, ये सही है। यहाँ पे देखिए सारे वुमेंस को जो है वोटिंग राइट नहीं दिया था, सिलेक्टेड जो थे यहाँ पे जो क्राइटेरिया होता था उस हिसाब से यहाँ पे जो है वोटिंग राइट्स मिलते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो वुमेंस को रिजर्व सीट दी गई थी, देखिए यहाँ पे इसे सेपरेट इलेक्टोरेट भी कहते थे। तो इसका मतलब क्या होता था कि सिर्फ वुमन यहाँ पे जो इलेक्शन कंटेस्ट करती थी, ठीक है, एंड वोट करती थी वुमन के लिए, तो ये होता था सेपरेट इलेक्टोरेट वाला फंडा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1909 वाला एक्ट जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे मुस्लिम्स को। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1909 वाला, तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए कितना स्पेसिफिक होकर यहाँ पे पूछ लिया है कि 8 अगस्त 1942 के बारे में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली हमारे स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए 1942 जैसे हमारे माइंड में आएगा, ठीक है, 1942 जैसे माइंड में आएगा तो ऐसी कौन सी फ्लैगशिप मूवमेंट हुई थी, याद करिए। तो यहाँ पे याद करिए दोस्तों, ये था क्विट इंडिया मूवमेंट का ज़माना। ठीक है, वही अगर मैं यहाँ पे 1931 की बात करता हूँ तो हमें कराची सेशन याद आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम 1930 की बात करेंगे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमें याद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 42 से ये याद आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं, हम ऑप्शन डी से पढ़ते हैं, क्रिप्स प्रपोज एन इंडियन यूनियन विथ फुल डोमिनियन स्टेटस वंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर। देखिए फुल डोमिनियन स्टेटस देने की बात कह रहा है। फिर देखिए कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन इन 7 प्रोविंसेस। फिर देखिए वॉइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपांडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस। और एक क्या कह रहा है, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। अभी चारों में देखिए दोस्तों 1942 वाला लॉजिक हमने समझा कि हाँ क्विट इंडिया मूवमेंट ऐसा कुछ था। अब यहाँ पे स्पेसिफिक डेट जब एग्जामिनर पूछ रहा है तो कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, इसीलिए ये स्पेसिफिक डेट यहाँ पे पूछ रहा है वो कि किस डेट को हो रहा है। ठीक है, वैसे देखिए 2023 में उन्होंने नेशनल हैंडलूम डे ऐसा पूछा था, क्योंकि उस दिन जो हमारी स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो देखिए फ्लैगशिप डे था, उसकी डेट तक पूछ ली। अब इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा फ्लैगशिप हमें क्या लग रहा है, अगर हम हमारी हिस्ट्री के इवेंट्स को देखेंगे तो क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, ये बहुत ज़्यादा फ्लैगशिप मूवमेंट है। कांग्रेस का फॉर्मेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर इस लॉजिक से भी अगर हम सोचते तो यहाँ पे सीधा हमें आंसर ए मार्क करना था और यही यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये डेट आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, बट ये 1942 से सोच के प्लस इनमें से सबसे ज़्यादा फ्लैगशिप कौन सा है ये सोच के हम यहाँ पे आंसर तक ऐसे पहुँच सकते थे। ये थिंकिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर ये थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, सिर्फ अगर हम ये सोच रहे कि हम बहुत सारी चीज़ें रट लेंगे, हर PYQ के हर ऑप्शन को हम जो है याद रख लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। जो वे ऑफ थॉट मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ही जो है आपको यहाँ पे चीज़ों को क्लियर समझना है और यही आपको हेल्प करेगा रियल एग्ज़ाम टाइम में। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। ये जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट था दोस्तों, ये गोवालिया टैंक मैदान जो है मुंबई में, गोवालिया टैंक मैदान, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे देखिए अरुणा असफ अली जो थे, इन्होंने फ्लैग जो है इंडियन फ्लैग यहाँ पे लहराया था और तब जाके मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। और ये जो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन था दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रपोज किया था और इट इज़ सेकेंडेड बाय, किसने सेकंड किया था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये 2 नाम आप यहाँ पे याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये जो सेकंड ऑप्शन है दोस्तों, वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपांड करेंगे टू इंक्लूड मोर इंडियन, ये कब आया था दोस्तों, ये आया था 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त 1940 को। देखिए एग्जामिनर ने कैसे ऑप्शन बनाया है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो अगस्त ऑफर है, ठीक है, अगस्त ऑफर के अंदर ये आता है, जहाँ पे जो लॉर्ड लिनलिथगो है, लॉर्ड लिनलिथगो, इनके अंडर में ये प्रोविज़न लाने की बात करी गई थी। तो देखिए ये भी हमारा रिवीजन हो गया यहाँ से। उसके बाद देखिए कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइंड इन 7 प्रोविंसेस। अब ये क्वेश्चन एक बार इस पर आ चुका है कि क्यों रिज़ाइन किया था। तो रिज़ाइन इसलिए किया था कि इंडिया को वर्ल्ड वॉर 2 में यहाँ पे बिना इंडियंस को पूछे पार्टी कर दिया था यहाँ पे, मतलब पार्ट जो है हमारा पार्टिसिपेशन यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने दिखा दिया था। तो जो ब्रिटिशर्स ने ये जो खुद को इंडिया को जो है वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करा लिया, इसलिए इसके अगेंस्ट में जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने रिज़ाइन किया था।
तो देखिए यहाँ से कैसे क्वेश्चन के ऑप्शन से यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। उसके बाद देखिए क्रिप्स, हम सबको पता है 2022 के प्री में भी आया था, ठीक है। तो ये देखिए क्रिप्स ऑफर जो है ये मार्च 1942 में आया था, बस इतना याद रखेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आई होप इस क्वेश्चन से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन, अ ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जैसे 2022 में हमने देखा था ना कुलान दरान क्या है, वैसे ही इन्होंने पूछ दिया सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन क्या है। अब देखिए अगर आप वो सिमिलर नोशन लगाते कि गांधी जी अगर ऑप्शन में है तो यहाँ पे जो आंसर गांधी होता है तो सीधा आपको यहाँ पे +2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए गांधी जी के बारे में हमने इतना पढ़ रखा है तो हमें एक डाउट भी आता है कि यार गांधी जी के बारे में इतना पढ़ा है, कभी ये सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन तो देखा ही नहीं, और हमें अपने नॉलेज पे बहुत भरोसा आता है तो हम सोचेंगे नहीं गांधी तो है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब 2021 का प्रीलिम्स मैंने दिया था तो मैंने यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे जो है टिक किया था, क्योंकि देखिए ये प्रिजन में भी गए थे और एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट के रिगार्डिंग इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिख रखी है, जैसे कि गीता रहस्य, नोट डाउन कर लीजिए, गीता रहस्य इन्होंने लिखा है। फिर देखिए इन्होंने लिखा है आर्कटिक होम टू वेदास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने लिख रखी है। फिर देखिए द ओरियन नाम की एक बुक है इनकी, ओरियन। तो इन बुक्स के अंदर क्या लिखा है इतना नहीं जानना है हमें, ठीक है। तो बस ये ऐसे मैंने सोचा था कि हाँ ये हमने पढ़ रखा है इसलिए मैंने बाल गंगाधर तिलक टिक किया था, बट ये गलत हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों हमारा, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। तो ये गांधी जी ने ट्रांसलेशन किया था जो संस्कृत लिरिक्स थे और उपनिषद से जो थे, ठीक है। इनको जो है एरवाड़ा जेल में, कौन से जेल में, एरवाड़ा जेल में, ठीक है, 1930 में ये किया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। तो कौन सा जेल, एरवाड़ा जेल, 1930। क्या चल रहा था तब, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो फ्री टाइम में गांधी जी ने लिख दी सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन और हमें यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। फिर जवाहरलाल नेहरू जी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रखिए, इस पर भी कोई मैच द पेयर बन सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू, इनके बारे में याद रखिए, इन्हें कहा जाता है नाइट एंजल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नाइट एंजल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो सरोजिनी नायडू जी को कहते हैं, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। और देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके बारे में, इन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए, गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो ये पोएम्स का यहाँ पे कलेक्शन है इसमें। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड ये किसने लिखा था, ऐसे क्वेश्चन आ गया तो सरोजिनी नायडू, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना भूल गया, भावाभूति इनके बारे में याद रखिए, इन्होंने मालती माधव, ठीक है, मालती माधव। उसके बाद देखिए इन्होंने और महावीर चरिता एंड उत्तर रामचरिता, ठीक है। महावीर चरिता एंड उत्तर रामचरिता ये देखिए रामायण के ऊपर बेस है, तो ये इन्होंने लिख रखे हैं। तो मालती माधव किसने लिखा है, ऐसा अगर डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये भावाभूति ने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 45, विथ रेफरेंस टू मेडिवल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज। अब देखिए ABCD, अब ऐसे ऑप्शन में कैसे देखना है, सबसे पहले देखिए लास्ट में क्या कह रहा है, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से यहाँ पे बड़े की तरफ हमें जाना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें लास्ट वाले ऑप्शन देखने हैं, सुबह 2 बार रिपीट है, ठीक है, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे ट्रैप हो सकता है, इनमें से कुछ ना कुछ आंसर है। फिर यहाँ पे देखिए परगना सरकार, सुबह परगना, ठीक है, यहाँ पे देखिए परगना से 2 बार स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो या तो इन दोनों में से हो सकता है या तो इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर हमारा हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब ये रियल एग्ज़ाम टाइम में ये पेपर मैं दे रहा था तो मैंने कैसे सोचा, देखिए यहाँ पे मैंने याद करी जो सीरियल्स हम देखते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र में देखिए शिवाजी महाराज के ऊपर बहुत सारी सीरियल्स थे और वहाँ पे औरंगज़ेब जो है वो जब शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए आता है तो कहता है कि दक्कन सूबा, ठीक है, दक्कन सूबा या फिर बंगाल सूबा। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स उनके यहाँ पे डायलॉग्स में हम सुनने को देखते थे। तो जब ये कह रहा है कि दक्कन सूबा, बंगाल सूबा, बंगाल हमें पता है कितना बड़ा है, दक्कन हमें पता है कितना बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो आजू बाजू वाली चीज़ें होती है, ठीक है, जो हमारे रियल लाइफ में हम देखते हैं उन्हें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये जो मीनिंग है सरकार, सूबा, परगना, ये ओल्ड NCERT में मेंशन है, ठीक है, इसका सोर्स ओल्ड NCERT है।
बट इतना डिटेल में हम याद रख पाना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ इसे आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। तो मैंने सोचा कि अच्छा सूबा सबसे लास्ट में आ सकता है, तो सूबा देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए परगना, सरकार, सूबा, परगना, तो यहाँ से मैंने सोचा कि फर्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे परगना आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से सोच के ए ऑप्शन यहाँ पे टिक किया था, ठीक है, और ये सही आ गया। तो ये एक वे ऑफ थॉट मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन टफ था जब 2021 का प्रीलिम्स हुआ था, ठीक है, तो ज़्यादा किसी को आइडिया नहीं था, बट जो वे ऑफ थॉट मैंने आपको दिया है। अब देखिए ये जो ऑर्डर है ये कब फेमस हुआ था दोस्तों, ये शेरशाह सूरी और अकबर के टाइम पे फेमस हुआ था। कि परगना क्या होता था, ये ग्रुप ऑफ विलेज होता था, 2-4 विलेज मिला के एक परगना हो गया। उसके ऊपर देखिए यहाँ पे सरकार होता था और सूबा होता था, कि दक्कन सूबा हो गया, उसके बाद देखिए बंगाल सूबा। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब ये जो सूबा होता था इसे संभालने के लिए कौन होते थे, तो इसे संभालने के लिए होते थे सूबेदार, ठीक है। उसके बाद सरकार देखिए ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे, ठीक है, सरकार देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे। यहाँ पे देखिए इन्हें संभालने के लिए कौन होता था, फौजदार या फिर अमल गुजार, ठीक है। फौजदार कौन होते थे, ये लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए, जैसे एसपी होता है हमारा, आईपीएस। और अमल गुजार कौन होते थे, तो ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले होते थे, ठीक है। परगना इनके टाइम पे कौन होता था, परगना का देखने वाला कौन होता था दोस्तों, ये शिकदार होते थे, ठीक है, शिकदार याद रखिए, ठीक है। और परगना से नीचे जो विलेज लेवल होता था यहाँ पे कौन होता था दोस्तों, मुकादम। ये वर्ड देखिए आज भी यूज़ होते हैं, मुकादम, ठीक है। उसके बाद देखिए अमल गुजार, ये वर्ड्स यूज़ होते हैं हमारे, अगर हम लोकल विलेज लेवल पे जाएंगे तो ये अभी भी यूज़ होते हैं। तो आई होप ये वाला जो हायरार्की मैंने आपको बताया आपको समझ आ गया होगा, सूबा, सरकार, परगना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विथ सेक्रेटरी विथ हिंदू फीमेल स्कूल विच लैटर केम टू बी नोन एज बेथुन फीमेल स्कूल, ठीक है। अब देखिए बेथुन फीमेल स्कूल, ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे स्पेक्ट्रम से आया है, ठीक है। और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वाला चैप्टर अगर हमने पढ़ रखा है तो उसमें एक पर्सनैलिटी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनसे रिलेटेड ये बेथुन स्कूल है दोस्तों। यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ओके। अब देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर, एनी बेजेंट, सरोजिनी नायडू, देखिए सरोजिनी नायडू के बारे में अभी हमने देखा कि इन्हें नाइट एंजल ऑफ इंडिया कहते हैं, और ये फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, फर्स्ट इंडियन में कह रहा हूँ, ठीक है, इंडियन फीमेल। वैसे ये सेकंड फीमेल थी, तो फर्स्ट फीमेल कौन थी, ये थी एनी बेजेंट। याद रखिए कि ये फर्स्ट फीमेल थी हमारी प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो ये हम स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं, बट यहाँ से आपका रिवीजन भी हो रहा है, याद रखिए। एनी बेजेंट, इनके बारे में देखिए और एक इन्फॉर्मेशन याद रखिए, इन्होंने देखिए सेंट्रल हिंदू स्कूल बनाया था, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो कि आगे चल के यहाँ पे बीएचयू बन गया। और ये बीएचयू बनाने में किसने सपोर्ट किया था, मदन मोहन मालवीय जी ने सपोर्ट किया था। तो याद रखिए सेंट्रल हिंदू स्कूल किसने बनाया, एनी बेजेंट ने, ठीक है। एनी बेजेंट देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, उनसे भी रिलेटेड थी, ठीक है। तो ये थोड़ा हम जो है यहाँ पे याद रखेंगे। और मदन मोहन मालवीय बीएचयू, अब देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जब हम आगे जाएंगे। तो बीएचयू में अपनी जो ओपनिंग स्पीच है यहाँ पे गांधी जी ने क्या कहा था, ऐसा पूछा गया था एक बारी। और गांधी जी का फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस कहाँ हुआ था इंडिया में, तो ये बीएचयू में हुआ था, ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है। और बीएचयू में जब वो अपना स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने जो इलाइट फिनोमिना है हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, कि जो कांग्रेस के कुछ बचे कुचे जो ज़मींदार है या फिर जो रिच लोग हैं वही यहाँ पे आके जो है मीटिंग कर रहे हैं, तो इसको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था गांधी जी ने। उन्होंने कहा था कि हम ग्राउंड लेवल पे हमें जो है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को ले जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन कवर करा दिए जो हम CDS CAPF में देखेंगे, तो ये रिवीजन हो गया आपका अभी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर, तो ये देखिए ये भाई साहब एसोसिएटेड थे ब्रह्मो समाज के साथ, और ये तत्वबोधिनी पत्रिका, ठीक है, तत्वबोधिनी पत्रिका, इनसे रिलेटेड भी ये थे, ठीक है। तो ये इनके बारे में देखिए हमें पता होना चाहिए, ब्रह्मो समाजन तत्वबोधिनी पत्रिका। नेक्स्ट सरोजिनी नायडू ही हमने देख लिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। इजी कैटेगरी का मैं क्वेश्चन कहूँगा, डायरेक्टली हमारे स्पेक्ट्रम से मेंशन है। शाहनवाज, प्रेम कुमार सहगल एंड गुलबर्ग सिंह ढिल्लो, इनको रिमेंबर किया जाता है किस वजह से, लीडर्स ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। फिर देखिए यहाँ पे मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946। फिर देखिए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड नेक्स्ट देखिए ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जो हमारा आंसर है वो है ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। तो ये देखिए एक मूवी है सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल है। तो वो जो मूवी मैंने देखी थी तो उसमें लास्ट में जब ये इंडियन नेशनल आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उन्हें पकड़ लिया जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उसके बाद जो भी हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो लॉयर्स थे वो इनके बचाव में आते हैं।
तो वहाँ पे पूरे इंडिया में एक नारा चलता है कि नई दिल्ली से आई आवाज़, बचाओ ढिल्लो सहगल शाहनवाज, ऐसे करके कुछ डायलॉग था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट ढिल्लो सहगल शाहनवाज दे आर द ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा देश एकजुट हो गया था। तो सीधा मुझे वो डायलॉग याद आया और यहाँ पे आंसर हमने डी मार्क कर लिया। तो देखिए जब भी अब इसका मतलब ये नहीं कि हर यूट्यूब के ऊपर जो भी वीडियो है ये आपको देखना नहीं। देखिए बोस के ऊपर यहाँ पे मूवी आ रखी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनके ऊपर मूवी है, महात्मा गांधी जी के ऊपर मूवी है, भगत सिंह के ऊपर मूवी है। तो जब ये मूवीज़ हम देखते हैं तो हमें एक क्लैरिटी मिलती है कि अच्छा हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हुई थी, और हमें यहाँ पे जो चीज़ों को याद करने में यहाँ पे हेल्प होती है। ठीक है, जैसे आप भगत सिंह के ऊपर अगर मूवी देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लाला लाजपत राय उनका रोल, ठीक है, जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चली थी वो किस तरीके से यहाँ पे रन हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद, इनको हम वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हमें और ज़्यादा अच्छे से जो है चीज़ें पता चलती हैं। नेक्स्ट देखिए अभी आगे, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा डी, दे आर द ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। अब देखिए यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन हैं। पॉलिटी में हम पढ़ते हैं, बट क्या हम उनके सबके नाम याद रखते हैं? नहीं। तो एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या हिंट दिया कि जो भी वहाँ पे नाम थे वो सारे हमें याद होने चाहिए। अब देखिए लिख लीजिए आप शॉर्ट में यहाँ पे। सबसे पहला नाम है देखिए अल्लाडी कृष्ण अय्यर। फिर देखिए एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा, ठीक है, 2022 के प्री में आया था। फिर देखिए बी आर अम्बेडकर, ठीक है, ये कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। फिर देखिए के एम मुंशी। फिर देखिए यहाँ पे क्या है? मोहम्मद सदाउल्ला। उसके बाद कौन थे? देखिए यहाँ पे बी एल मित्तर, ठीक है, और डी पी खैतान, डी पी खैतान। ठीक है, अब देखिए ये जो बी एल मित्तर है और डी पी खैतान है, इन्हें रिप्लेस करा गया था, बी एल मित्तर को रिप्लेस किया गया था यहाँ पे देखिए एम माधव राव के साथ। ठीक है, और जो हमारे डी पी खैतान है इनको रिप्लेस किया था टी टी कृष्णमाचारी ने। तो ये नाम आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इन पे क्वेश्चन बन सकता है। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी आर द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सारे नाम, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अल्लाडी कृष्ण अय्यर, एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद सदाउल्ला, बी एल मित्तर, जिन्हें रिप्लेस, इनके बाद रिप्लेसमेंट आया था एम माधव राव का, डी पी खैतान, ठीक है, जिन्हें रिप्लेस किया था टी टी कृष्णमाचारी जी ने। उसके बाद देखिए मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946। तो ये मेंबर देखिए, इनमें देखिए इनके जो प्रेसिडेंट थे वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर थे। ठीक है, उसके बाद लीडर्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट कौन थे? मेन देखिए लाल, पाल एंड पाल, ये ट्रायो हम पढ़ते हैं। एनी बेजेंट भी यहाँ पे देखिए स्वदेशी बॉयकॉट के मेंबर थे। गोपाल कृष्ण गोखले भी इसमें जो है इन्होंने पार्ट किया था। तो ये लीडर्स जो है इनके नाम हमें पता होना चाहिए। देखिए पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जो है एक हेडिंग है हमारे सिलेबस में मेंस के, तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में निज़ाम ऑफ एरकॉट एमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, मैसूर किंगडम एमर्ज आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर। फिर देखिए रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म आउट ऑफ द टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुर्रानी। ठीक है, अब देखिए 48। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन टफ है। ठीक है, क्योंकि निज़ामत ऑफ एरकॉट, रोहिलखंड किंगडम, ये जनरली हम स्पेक्ट्रम में इतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे इन तीनों में से अगर मैं कहूँ कि कौन सा स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए था, तो मेरे हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट वेल नोन होना चाहिए कि मैसूर किंगडम एमर्ज आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, ये करेक्ट है। देखिए विजयनगर हमें पता है हमारे आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना, कर्नाटक, उस वाले रीजन में फेमस हुआ था, और मैसूर भी देखिए उसी के आसपास है। ठीक है, तो मैसूर किंगडम एमर्ज आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, करेक्ट। ठीक है, तो सेकंड हमारा सही है। सेकंड अगर हमारा सही है तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, तो बस हमने एक एलिमिनेट यहाँ पे कर पाए। अब देखिए बचा क्या हमारे पास? 1 2 2 एंड 2 3, मतलब 1 और 3 इस पर हमारा सारा जो है खेल यहाँ पे बचा है। अब निज़ामत ऑफ एरकॉट हैदराबाद से इमर्ज हुआ है या नहीं, रोहिलखंड देखिए अहमद शाह दुर्रानी से हुआ है नहीं, ये हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए टू नो द आंसर। बट यहाँ पे देखिए दोस्तों जो हमारा आंसर है वो क्या बन रहा है? वो है 2 ओनली। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। देखिए निज़ामत ऑफ एरकॉट जो है वो हैदराबाद स्टेट से एमर्ज नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए जब मुग़ल एम्पायर का यहाँ पे जो है हमारा डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर यहाँ पे निज़ामत ऑफ एरकॉट एमर्ज हुआ था, ठीक है, जो कि हैदराबाद स्टेट का पार्ट था, बट इट इज़ नॉट एमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेकंड देखिए हमारा सही है। थर्ड देखिए रोहिलखंड किंगडम, इसके बारे में अगर हम सर्च करेंगे, जो कि हमें करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए दोस्तों, ये जो रोहिलखंड किंगडम था, ये
1721 में एमर्ज होके आया था। ठीक है, कब आया था ये? जब मुगल्स का यहाँ पे डिक्लाइन हुआ था तब ये एमर्ज होके आया था। और ये कहाँ पे अभी जो यूपी हमारा जो बरेली और रायबरेली वाला एरिया है, जैसे कि ये अगर हमारा ये वाला एरिया देखेंगे अगर ये यूपी है तो यहाँ वाला जो रीजन है वो है हमारा रोहिलखंड वाला रीजन। ठीक है, जो बरेली रामपुर वाला रीजन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए अहमद शाह दुर्रानी। अब ये देखिए ये जो किंगडम बना था ये कब बना था? 1921 में। और अहमद शाह दुर्रानी इनका कब आया था यहाँ पे जो शासनकाल है वो 1748 में। तो ऐसे तो कुछ यहाँ पे बना नहीं क्योंकि ये बाद में है और ये कोई यहाँ पे कंटेम्प्रेरी चीज़ बनी नहीं रही है, तो इस हिसाब से गलत हो गया। अब यहाँ से सीखना क्या है? यहाँ से आप सीखे, मैं ये नहीं कहता कि हर डेट हर कंटेम्प्रेरी हमें पता होना चाहिए, बट एक देखिए कैसे रोहिलखंड किंगडम और अहमद शाह दुर्रानी यहाँ पे देखिए इनको साथ में कर दिया जो कि अलग अलग टाइम लाइन के थे। ऐसे ही देखिए याद करिए वो क्वेश्चन 2022 वाला जहाँ पे गजपति रूलर वाला क्वेश्चन था और डच के साथ उनको कनेक्ट कर दिया गया था, याद करिए। तो ये ऐसे कनेक्शन बना देते हैं जो अलग अलग टाइमलाइन में थे उनको एक साथ कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और देखिए यहाँ पे पहले नवाब कौन बने थे इस रोहिलखंड किंगडम के? तो याद रखें नाम अली मोहम्मद खान। ठीक है, नवाब अली मोहम्मद खान ये फर्स्ट नवाब बने थे हमारे रोहिलखंड किंगडम के। तो आई होप ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जो है अच्छे से देख लिया। ठीक है, उसके बाद ये जो भाई साहब है हमारे अहमद शाह दुर्रानी, ये देखिए इन्होंने अफ़गानिस्तान जम्मू कश्मीर वाले रीजन में रूल किया था जब नादिर शाह ने जो है अपना इन्वेजन किया था उसके बाद। तो बस इतना चीज़ जो है हमें यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अभी ऐसा नहीं करना है कि ये निज़ाम ऑफ अर्कॉट इनके बारे में पूरी इनकी लीनिएज याद रखनी, नहीं। देख लिया क्वेश्चन, ये टफेस्ट क्वेश्चन मैं कहूँगा। ठीक है, जिस पे हमें ज़्यादा यहाँ पे जो है ध्यान नहीं लगाना है क्योंकि हमें 100 में से 100 सही नहीं करने हैं। अगर आप 90 अटैम्प्ट कर रहे हो तो 60 सही करने हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको मास्टर वीडियो सेशंस में बता दिया कि किस तरीके से जो हमें हमारा माइंड सेट रखना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए ABCD ऑप्शन है। अजंता केव्स लाई इन द गॉर्ज ऑफ वाघोरा रिवर। उसके बाद देखिए B ऑप्शन, सांची स्तूपा लाइज इन द गॉर्ज ऑफ चंबल रिवर। फिर देखिए पांडुलेना केव श्राइन लाई इन द गॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर एंड अमरावती स्तूपा लाइज इन द गॉर्ज ऑफ गोदावरी रिवर। ये क्वेश्चन देने के लिए एग्जामिनर को मैं थैंक यू कहूँगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने हमें खुद ही बता दिया अजंता, जिसपे उसने मल्टीपल टाइम्स पहले भी क्वेश्चन पूछे। सांची स्तूपा, ठीक है, सांची स्तूपा याद करिए, स्तूपा बेस्ड क्वेश्चन हमें 2023 में आया था, स्तूपा के ओरिजिन के बारे में पूछा था। पांडुलेना केव्स थोड़ी लीस्ट नोन है जिसको हम ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते, बट यहाँ पे ऑप्शन में आ गया। अमरावती स्तूपा हम पढ़ते हैं बट इतना भी डिटेल में नहीं पढ़ते जितना अभी हम इसे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है टफ कैटेगरी का कहूँगा, बट नितिन सिंघा ने हमें डायरेक्टली मेंशन है अजंता केव लाइज इन द गॉर्ज ऑफ वाघोरा रिवर, ये यहाँ पे करेक्ट है। बाकी ये चारों यहाँ पे गलत है, तीनों। अब सांची स्तूपा कौन से रिवर के पास है? तो ये चंबल नहीं है दोस्तों, ये बेतवा रिवर है। ठीक है, चंबल सिंध बेतवा केन। देखिए कैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन को ज्योग्राफी से लिंक किया, तो ये बेतवा रिवर है। फिर देखिए पांडुलेना केव श्राइन लाइज इन द गॉर्ज ऑफ। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो पांडुलेना रिवर है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये देखिए दोस्तों नासिक के पास सिचुएटेड है। ठीक है, और नासिक त्र्यंबकेश्वर में कौन सी रिवर का ओरिजिन होता है? तो ये गोदावरी देखिए यहाँ पे नियरेस्ट रिवर है पांडुलेना केव्स के पास। यहाँ पे देखिए जो पांडुलेना केव्स है ये हमारे बुद्धिस्ट केव है। ठीक है, ये बुद्धिस्ट मोनूमेंट है, याद रखेंगे ये बुद्धिस्ट मोनूमेंट है। और देखिए ये जो केव है इसको और एक नाम है, देखिए त्रिरश्मि केव्स। यहाँ पे एक दूसरी भी केव है त्रिरश्मि केव्स। तो क्वेश्चन बन सकता है जैसे 2023 में आया था बेसनगर सित्तनावसल, वैसे त्रिरश्मि केव्स या फिर पांडुलेना केव्स, ऐसा ऑप्शन बन सकते हैं। फिर देखिए अमरावती स्तूपा। ठीक है, अब ये जो अमरावती स्तूपा है दोस्तों ये कौन से रिवर के पास सिचुएटेड है ये हमें पता होना चाहिए। ये देखिए गोदावरी नहीं है दोस्तों, ये कृष्णा रिवर के पास है। और ये जो स्तूपा है ये फाउंड किसने किया था? ये देखिए दोस्तों अशोका के जो मिशनरीज थे। ठीक है, अशोका के जो मिशनरीज थे उन्होंने यहाँ पे जो इसे स्थापित किया था, उनके मिशनरीज ने, अशोका ने नहीं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे याद रखेंगे। बाकी अजंता केव के बारे में हम डिटेल में हमारे जो नितिन सिंघा ने हमें उसमें पढ़ते हैं, और बाकी जितने PYQs हम अभी देखेंगे ना उन सब में अजंता के बारे में मल्टीपल एस्पेक्ट यहाँ पे कवर होंगे। एक बार उन्होंने अजंता एंड एलोरा केव्स का कंपैरिजन किया था ममलापुरम की केव्स के साथ कि वो सेम ही टाइमलाइन पे बनी थी, ऐसा एक क्वेश्चन है 2018 के प्रीलिम्स में, तब हम उसे डिटेल में और देखेंगे। आई होप इतना सारा वैल्यू एडिशन और ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो।
उसके बाद देखिए दोस्तों और एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। जैसे ये पांडवलेनी केव्स हमने नासिक वाली देख ली, ऐसे ही देखिए एक दूसरा एक पांडवलेनी केव्स है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो पांडवलेनी केव है इसे तीर्थंकर लेनी भी कहते हैं, तीर्थंकर लेनी। लेनी मतलब देखिए मराठी में इसका मतलब होता है केव, ठीक है। ये लेनी लेनी क्या है, तो ये केव होता है। तो जो पांडुलेनी केव है, ऐसी एक दूसरी भी केव है दोस्तों, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, एक नंदुरबार करके डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पे सिचुएटेड है। इसके पास देखिए कौन सी रिवर है, ये है गोमई रिवर। तो कंफ्यूज मत होइए, बस दो यहाँ पे रिवर है, तो क्या पता ऐसे कुछ आ जाए कि नर्मदा रिवर है या गोमई रिवर है, तो थोड़ा याद रखेंगे। ये जो हम देख रहे हैं, ये वाली जो पांडव लेनी है, जिसे तीर्थंकर लेनी भी कहते हैं, ये देखिए दोस्तों जैन सेंट से रिलेटेड है, ठीक है। ये जैन सेंट से रिलेटेड है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में ही सिचुएटेड है, ये भी हमारे महाराष्ट्र में है, बट ये नासिक में है और ये नंदुरबार नाम की जगह पे है, ठीक है। तो इतना देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा याद रखना है कि दो नाम सिमिलर है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि फिर और आपका डाउट आएगा कि ये एक दूसरा भी पांडवलेनी है, इसलिए मैंने पहले ही आपको क्लैरिफाई यहाँ पे कर दिया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। 21 फरवरी इज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, द डिमांड दैट बांग्ला हैज़ टू बी वन ऑफ द लैंग्वेज वाज रेज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान मतलब 1950s की बात हो रही है, 40s 50s की बात हो रही है। क्या कह रहा है, वन ऑफ द, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, वन ऑफ द, ये वर्ड याद रखिए, वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज रेज। यहाँ पे बस बोला कि हाँ ऐसा कुछ रेज हुआ था, ठीक है। तो इस देखिए ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट को हमें डाउट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है अननेसेसरीली कि रेज हुआ था या नहीं हुआ था, बट एक सिंपल सा स्टेटमेंट कह रहा है। जैसे अब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, तो उस टाइम पे भी देखिए नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए बहुत सारे जो है यहाँ पे कंसर्न रेज करे गए थे और बहुत सारे लोगों ने अपने जो है डिमांड रेज करी थी। तो वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज तो हो सकता है, क्योंकि देखिए ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों साथ में थे उस टाइम पे, बांग्लादेश और जो भी का पाकिस्तान है, तो डिमांड यहाँ पे हो सकती है। तो इस हिसाब से इस स्टेटमेंट को तो आपको सही मानना चाहिए। फिर यहाँ देखिए 21 फरवरी एक डेट है और यहाँ पे यूनिसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अब देखिए यहाँ पे मदर लैंग्वेज डे की बात हो रही है। यूनिसेफ, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, यूनिसेफ देखिए दोस्तों ये चाइल्ड राइट या फिर चाइल्ड जो हेल्थ है इससे रिलेटेड काम देखता है। और यहाँ पे एक दूसरी बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, जो कि कल्चर, ठीक है, एजुकेशन, साइंटिफिक डेवलपमेंट, इनके ऊपर काम करती है, उसका नाम क्या है, यूनेस्को। तो अब देखिए कैसे स्वैप किया गया है, यहाँ पे जो स्वैपिंग वाली चीज़ हमने सीखी थी कैसे स्वैप हुआ है। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यूनिसेफ देखिए यहाँ पे स्वैप हो गया किससे, यूनेस्को से, इसलिए ये गलत हो गया। और सही क्या बनेगा, यूनेस्को ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, क्या डेट है, 21 फरवरी। और देखिए यहाँ पे डेट सही है, बट ये इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बदल दी। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि बाय या फिर ऑर्गेनाइज बाय, फाउंडेड बाय, इसके बाद जो भी चीज़ लिखी होती है इसे हमें डाउट करना चाहिए अनलेस हमें वो परफेक्टली पता हो। तो यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों, हमारा 2 ओनली इज़ द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है उसका आंसर क्या आएगा, 2 ओनली, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, इसका मैजिक अगर मैं बताऊँ तो ये 2021 का जो क्वेश्चन है, इसके पहले 2021 के, जैसे ये अक्टूबर में हुआ था पेपर, और इसके एक महीना पहले शायद सितंबर में ईपीएफओ का पेपर हुआ था। ईपीएफओ के पेपर में सेम ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। जब हम ईपीएफओ 2021 का पेपर करेंगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ सीधा सीधा 21 फरवरी का भी मेंशन है और यूनेस्को का भी मेंशन है वहाँ पे। तो आप देख रहे हो, जस्ट एक महीना पहले जो पेपर हुआ था उससे डायरेक्टली ये क्वेश्चन इंस्पायर हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों पावर ऑफ PYQ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट कह रहे हैं कि आप जो है सारे लिंकेज हमें बताइए। अरे लिंकेज तो मैं आपको बता दिया ना पहले ही, बहुत सारे लिंकेज मैंने आपको बता दिए। अभी हमें सीखना है ना, सिर्फ लिंकेज पता करने से क्या हो जाएगा। देखिए एम्पल अमाउंट ऑफ लिंकेज, बहुत सारे लिंकेज मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखे हैं। अब देखिए मैंने आपको इनसाइड बता दिया कि देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी हमारा काम क्या है, अभी हमारा काम ये नहीं है कि हम लिंकेज ढूंढते रह जाए कि देखो ये ऑप्शन से ये बन गया। एक हद तक जब हमें चीज़ें प्रूव हो जाती है कि इस तरीके से जो हमारा काम बनेगा, फिर हमें उस काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी आपको वे पता चल गया कि जो जैसे EPFO का पेपर हुआ था, उसके बाद देखिए CSE हुआ था, तो यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, CDS के क्वेश्चन से रिपीटेशन हो रहा है। तो अभी रिपीटेशन हमें पता चल गया कहाँ से हो रहा है। तो हमारा अभी क्या काम है, अभी हमारा काम है कि इन पेपर्स के ऊपर टाइम लगाए। रिपीटेशन ढूंढने से क्या होगा, क्या अगले साल वही क्वेश्चन रिपीट होगा, नहीं। अब हमें एफर्ट करने हैं राइट क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके उन्हें सॉल्व करने में। आई होप यहाँ पे मैं एक वैलिड पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ
रिपीटेशन हमने ढूंढ लिए, हमने वे ढूंढ लिया, अभी हमें इस पे चलना है। चलेंगे कैसे? ईच क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके, वीडियो एनालिसिस देख के, इसके अच्छे से नोट्स बना के, इन्हें हाईलाइट करके, कैसे स्वैप हुआ है, किस तरीके से स्टेटमेंट बनाए गए हैं, यही इन्हीं चीज़ों को हमें यहाँ पे सीखना है। चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।